हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हमने स्टार्ट किया हुआ था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसके अंदर सेक्शन 5 तक हमने कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 6, 7 और 8, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे आपके किसी भी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग। सेक्शन 7 में आपकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके पेरिश हो रही है बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा आपका सेक्शन 8 आपका बात कर रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो गुड्स है वो पेरिश हो रही है बिफोर द सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। ये तीनों सेक्शन आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो पहला सेक्शन आपका 6 है वो आपका किसी भी एग्जिस्टिंग और किसी भी आपकी फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग बात कर रहा है, जिसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर सबसेक्शन आपका फर्स्ट क्लोज है सेक्शन 6 का, जो आपका बात कर रहा है किसी भी ऐसी गुड्स की, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपकी बन सके कोई भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी विच कैन बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल, सेल का कोई सब्जेक्ट मैटर बनने वाली ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको ओन करके बैठा हुआ कोई भी सेलर या फिर किसको पोजीशन में है। अब कोई सेलर है या तो उस किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी का जो आपका परफॉर्म किया जा सकता है एज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसका ओनर है या फिर उसको पजेस करके बैठा हुआ है, जो आपका एग्जिस्टिंग गुड्स के रिगार्डिंग बात करेगा। मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी आज अगर उसके ऊपर आप कब्जा करके बैठे हो, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्टेंस में है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाती है। दूसरी चीज़ जो आपकी मैन्युफैक्चर होनी बाकी है, जिसका भी प्रोडक्शन किया जाना बाकी है, वो आपकी फ्यूचर गुड्स हैं। हालांकि उसका प्रोडक्शन उसी सेलर को करना है, तो वो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि आपकी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल हो सकती है, उसको आप बोलते हो कि कोई भी ऐसी एग्जिस्टिंग गुड्स हैं या फिर फ्यूचर गुड्स जिनको आप अभी मैन्युफैक्चर करोगे वो। सेकंड क्लोज आपका बात कर रहा है कंटिंजेंट गुड्स की, जो कि आपकी मे और मे नॉट बी हैपन। मतलब ऐसी कोई कंटिंजेंसी जिसकी कोई गारंटी नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर कि उसकी प्रोडक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब ये इसकी प्रोडक्शन और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग वो डिपेंड करती है किसी ऐसी कंटिजेंसी के ऊपर जो हैपन भी होगी नहीं भी होगी। जैसा पहले की एक लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंटिजेंट गुड्स के अंदर कोई भी बायर किसी भी सेलर को शू नहीं कर सकता कि आपने वो प्रॉपर्टी मेरे को मैन्युफैक्चर करके नहीं दी है, क्योंकि ये आपकी अनसर्टेनिटी है। एक सर्टेन इवेंट होगा तो आपको पता चलेगा उसके रिगार्डिंग, तो आप फ्यूचर गुड्स की बात करोगे कि हाँ डेफिनेटली मैं आने वाली डेट को आपको प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करके दे दूंगा। लेकिन ऐसी कोई गुड्स जो कि आपके हाथ में नहीं है, मतलब सेलर के हाथ में नहीं है, वो हैपन करना कोई भी ऐसा कंटिजेंट इवेंट जो हो सकता है आपका एक्ट ऑफ गॉड के रिगार्डिंग भी, कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो आपकी डिपेंड करती है हमेशा बारिश के ऊपर, कि इन केस इस साल बारिश बढ़िया होगी तो वो प्रॉपर्टी मैं अच्छे तरीके से आपको प्रोड्यूस करके दे पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तो आपका एब्सोल्यूट के अपोजिट बताया था आपको कि मे और मे नॉट भी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तीसरी आपकी बात कर रहा है प्रेजेंट सेल ऑफ द फ्यूचर गुड्स। मतलब ऐसी कोई भी गुड्स जो कि आपकी फ्यूचर में आपके पास आएगी, लेकिन उसके लिए सेल का आज ही आप बोल दे रहे हो कि हाँ वो प्रॉपर्टी में जब भी मेरे पास आएगी डेफिनेटली मैं आपको दे दूंगा। तो इसका मतलब आप ऑब्वियसली आप उसके रिगार्डिंग आप किसकी बात कर रहे हो, एग्रीमेंट टू सेल की, कि आज के टाइम पे सिर्फ आपका वो एग्रीमेंट है कि आने वाले टाइम पे जब भी वो प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी मैं आपको वो बेच दूंगा। तो इसका मतलब वो आपकी एग्रीमेंट टू सेल के रिगार्डिंग बात हो रही है। ये आपका सेक्शन 6 था। जो सेक्शन 6 के बाद आपका जो 7 है वो आपका बात कर रहा है गुड्स पेरिशिंग बिफोर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट मेक हो जाने से पहले ही वो प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है। मतलब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट होना था, अब मैं किसी के पास घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ तो वो घोड़ा जो आपका एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपका बिफोर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इन केस अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया, मर गया, तो डेफिनेटली आपका जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो ही खत्म हो गया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उस एग्रीमेंट को जो आपने कर लिया है या फिर आप जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, ऑब्वियसली वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब उसको अवॉइड करवा दोगे आप। यही उसके अंदर लिखा हुआ है कि एट द टाइम और बिफोर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉपर्टी है, जो आपका गुड्स है, वो इस तरीके की डैमेज हो रहा है, मतलब इतना खत्म हो गया कि वो प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है, उसका आप नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ था, उसकी डिस्क्रिप्शन जैसी थी, उसके बिल्कुल उल्ट हो गया। मतलब उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन से लेना देना नहीं बचेगा, इस तरीके से वो डैमेज हो रहा है। इतना खत्म हो गया कि डिस्क्रिप्शन में जैसा था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया, आप उसको नहीं खरीद पाओगे ना उसको बेच पाओगे। लेकिन जो आपके पेरिशिंग हुई है, जो चीज़ वो डैमेज हो रही है, वो क्या हो रही है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर है। सेलर को उस चीज़ की नहीं पता थी, उस चीज़ के रिगार्डिंग कि वो मेरी प्रॉपर्टी अभी से डिस्ट्रॉय हो रखी है। सपोज कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ या फिर आज आप जा रहे हो
किसी गेहूं के शोरूम में कि मेरे को 10 बोरे गेहूं के चाहिए। अब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब उस प्रॉपर्टी को आप जब स्पेसिफिकली उसको अलग से निकालने के लिए जाओगे या सर्टेन करने के लिए जाओगे तो आप प्रॉपर्टी देखते हो कि कल रात को जो भी बारिश आई थी उसका पानी दीवार के साथ रिस के आपका क्या हो रहा है, उस गेहूं को नीचे से खराब कर रखा है। तो उस टाइम पे अगर उसका कोई सब्सटीट्यूशन आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कर रखा है उसको आप वॉइड करवा लोगे, वो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये सेक्शन आपका 7 बात कर रहे हैं। और जो आपका डैमेज की बात हो रही है कि किस तरीके का डैमेज है, वो एक वॉइड टर्म में यूज करोगे कि जिसके अंदर फिजिकली डैमेज, मतलब वो गेहूं जो आपकी खत्म होगी, ये तो ये है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, डाउनफॉल ऑफ द कॉमर्शियल वैल्यू। जो आप कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे वो आपका वैल्यू थी, मान के चल रहे थे 500 रुपये जिस टाइम पे आपने वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन जब आप उसको डिलीवर करने के लिए आ रखे हो तो उसकी वैल्यू जो है वो अगर हाई हो रही है या फिर रिसेशन हो रहा है तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आप वॉइड करवा सकते हो, उसको परफॉर्म आप नहीं कर पाओगे। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। सेक्शन 8 बात कर रहा है आपका रीड विद करोगे हमेशा सेक्शन 24 के साथ। 24 आपका बात कर रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आप पहले उसको अप्रूवल पे दोगे, अगर इन केस किसी को पसंद आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी खरीद लेगा, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी आपको वापस करके जाएगा। जैसे फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, अब आपको नई गाड़ी चाहिए, आप शोरूम में जाओगे, शोरूम वालों ने एक स्कीम दी हुई है आपको कि आप 7 दिन के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हो। 7 दिन के बाद अप्रूवल पे अगर इनकेस आपको पसंद आई गाड़ी तो आप रख लेना, अदरवाइज आप उसको वापस कर सकते हो। अब 1 तारीख को आप प्रॉपर्टी लेके आए हो, 7 दिन का आपके पास टाइम है, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। जब 7वें दिन आपको प्रॉपर्टी वापस देना था, उस प्रॉपर्टी को आपने 6 दिन तक यूज़ कर लिया, अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी में घुमा रहे हो, विद फैमिली आप कहीं पे भी घूमने चले गए, 7 दिन में वापस आ गए। अब अप्रूवल पे उनका फ़ोन आता है कंपनी वाले का कि या तो प्रॉपर्टी रखो भैया, आके इस कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म कर लो। मतलब पहले से जिस टाइम पे आप गाड़ी लेके आए हो उस टाइम पे एग्रीमेंट टू सेल आपका हो चुका था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कन्वर्ट होना बाकी है जो 7 दिन के बाद होना है। अब 6ठे दिन आपने प्रॉपर्टी रात को गाड़ी गली में खड़ी कर दी लाके, अब 7वें दिन सुबह जब उठे हो तो उस टाइम पे देख रहे हो कि गाड़ी इतनी डैमेज हो चुकी कि कंपनी लेगी ही नहीं उसको, ना तो आप किसी और को बेच सकते हो ना उसको खुद रख सकते हो। ऐसी किसी सिचुएशन में वो पहुंच गई है, मतलब रात को ओले आ गए थे, कुछ टूट फूट हो गई, या फिर कोई हो सकता है कि सांड लड़ते लड़ते आपके गले में आए, गाड़ी को इतना डैमेज कर दे रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी आपकी कंपनी को वापस आप दे ही नहीं सकते। मतलब जो डैमेज हुआ है वो आपका क्या है, विदाउट द फॉल्ट ऑफ द सेलर एंड द बायर। बायर और सेलर की बिना फॉल्ट के अगर वो प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसको आप क्या करवाओगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी आप, उस एग्रीमेंट को भी आप अवॉइड करवा सकते हो, उसको आप वॉइड स्टैंड कर सकते हो। यही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है, द गुड्स पेरिशिंग बिफोर द सेल। जब आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे थे 7 दिन के बाद जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी, जो 7 दिन का टाइम पीरियड था आपको जो स्कीम में मिली हुई थी, वो 7 दिन के बाद पूरे होने थे, वो 7 दिन कंप्लीट होने से पहले, बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। जिस दिन आप गाड़ी लेके आए हो उस दिन आपने एग्रीमेंट कर लिया कि इन केस अगर मेरे को पसंद आई तो वो प्रॉपर्टी मैं रख लूंगा, वहां पे आप एग्रीमेंट करके आए हो। तो एग्रीमेंट के बाद लेकिन सेल के कंप्लीट होने के पहले प्रॉपर्टी जो आपकी क्या हो रही है कि इस तरीके से अवॉइड हो रही है, वो सेम चीज़ कि जिसका आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो एग्रीमेंट के अंदर आपने डिस्क्रिप्शन दिखा रखी थी उससे बिल्कुल डिफरेंट बन गई, तो उस केस में क्या होगा कि वो एग्रीमेंट भी आपका वॉइड करवा लोगे। मान लेते कि कोई भी आपने कोई एग्रीमेंट टू सेल कर लिया कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदने का कि हाँ इसको मैं 1 साल के बाद इसकी डिलीवरी करूंगा, मतलब घर बनने के लिए बोला गया था कि घर जब 1 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा उस टाइम पे मैं आपको ये चीज़ें दे दूंगा, जो घर के अंदर आपके लगाने की चीज़ें हैं वो ऐसे कुछ है कि कांच की फैक्ट्री है, जैसे आपको विंडोज़ वगैरह कुछ लगाने हैं, अब वो आपने तैयार करके छोड़ दिए, एग्रीमेंट हो चुका था, आपने उसी के हिसाब से तैयार कर दिए। जब लेने गए हो तो आपको पता चल रहा है कि वो प्रॉपर्टी जो आपने शीशे वगैरह बना के रखे थे वो आपके टूट गए हैं किसी भूकंप की वजह से, बिल्डिंग टूट गई थी, इस वजह से वो शीशे आपके खत्म हो चुके हैं, जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि आप उसके रिगार्डिंग कुछ और कर सको। ये लिखा वेयर यू कांट डू एनीथिंग, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है कि ना तो उसका सब्सटीट्यूशन आपके पास है, तो आप क्या करोगे, लेट अस अवॉइडेड द कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करता है। मतलब जो सेक्शन 7 था उसके अंदर वॉइड वर्ड लिखा हुआ है, 8 में आपका अवॉइडेड है, दोनों आपके वन एंड द सेम थिंग है, दोनों चीज़ें आपकी स्टैंड करेंगी एट द वॉइड स्टेज, जहाँ पे आप दोनों चीज़ों को खत्म कर लोगे, दोनों केसेस में आप क्या करोगे, वॉइड करवाओगे। यही सेक्शन आपके 7 और 8 के रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो ये था आपका सेक्शन 6, 7 और 8। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक ऐसा लिंक दूंगा जो इसके ऊपर
डिटेल्ड लेक्चर है, वो आप जाके वीडियो उसको चेक कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर